प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में ज्योतिष के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जानने वाले विषय को लेकर के। वास्तव में जब कभी भी हम दो ग्रहों की युतियों को देखते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में या फिर आपके भी दिमाग में ये बातें उठ जाती हैं कि कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान होगा या फिर किस ग्रह का फल यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण और समझने लायक है, तो कार्यक्रम अंतिम हिस्से तक देखिएगा, बीच से ना जाइएगा और इसे दोगुने स्पीड से बढ़ा करके मत देखिएगा, क्योंकि कई बार आप दोगुने स्पीड से बढ़ा करके देखेंगे तो वो चीज़ें जो समझ लेनी चाहिए, ये हमारे पूर्वजों की विद्या, उसमें विलंब या फिर जल्दबाजी हो जाती है। तो बने रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक और सावधानी से आज का कार्यक्रम समझने लायक है, जो ज्योतिष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और सार गर्भित भी है। आइए आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। सबसे पहले बता दूं प्रिय दर्शकों, एक बात जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक है ये जानना कि अगर आपकी कुंडली में, मान लीजिए आप किसी की कुंडली अपने सामने लेकर के बैठे हैं और उसमें से अगर कभी कोई सामने वाले ये पूछ दे कि यहाँ पे दो दो ग्रह बैठे हैं तो किसका बल वृद्धि होगा। ग्रहों में परस्पर द्वंद्व भी होता है और युद्ध भी होता है, परस्पर मैत्री भी होती है, शत्रुता भी होती है और सामंजस्य भी होता है। अगर विचार करें तो ग्रह जिसका भी कारक होता है ना, जैसे मान लीजिए सूर्य आत्मविश्वास के कारक होते हैं, चंद्रमा मन मस्तिष्क और स्वास्थ्य के अच्छे प्रदाता होते हैं, बुद्ध बुद्धिमता का कारक होता है और गुरु ज्ञान और सुख के कारक होते हैं। तो वो जिस चीज का कारक है, जिस भी कारकत्व के लिए ग्रह जाना जाता है, अगर ठीक उसके लायक अगर कोई ग्रह उसके साथ बैठ जाए, जिसके कारण अगर उस ग्रह की अनुपस्थिति होती हो तो ग्रह के कारकत्व में कमजोरी देखी जाती है। आप आज के कार्यक्रम को देख करके अपने तर्क के आधार पर इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि दो ग्रहों के एक साथ बैठने पर किस ग्रह के बल में वृद्धि होगी। तो सीधे अगर विषय पे बात करूं तो मैं एक एक भावों में दो ग्रहों को बिठा करके दिखाने का प्रयास किया है और जहां पे गोल घेरा लगाया है उसमें यह बताने का प्रयास किया है कि अगर ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों, जैसे सूर्य और शनि, बुध और चंद्रमा, मंगल और शनि, गुरु और चंद्रमा और शुक्र और चंद्रमा, साथ ही साथ मंगल और गुरु और शुक्र और बुध, अगर इस तरीके से ग्रह एक साथ बैठे हों, सिर्फ ये दो ग्रह ही, भाव को ध्यान में नहीं देखना है। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं कि वो ग्रह आपकी कुंडली में कारक है, अकारक है, कैसी स्थिति में बैठा है, उसकी पोजीशनिंग क्या बन रही है, वो किसके साथ किस राशि में बैठा है। दूसरी बात बता दूं कि यहाँ पे ये इस बात को जरूरी है समझ लेना कि अगर वो दो ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं तो किस ग्रह के फल में वृद्धि होने वाली है या कौन सा ग्रह अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली या सौभाग्यशाली समझ रहा है। ये बात क्योंकि जैसे ही दो ग्रह एक साथ आते हैं तो उसमें से कोई एक ग्रह अपने आप को मलिन कर लेता है और कोई एक ग्रह अपने प्रभावों को तीव्रता से और श्रेष्ठता से देने वाला हो जाता है। आप अपने बड़े भाई के साथ बैठते हैं और बड़ा भाई उच्च पदस्थ अधिकारी हो तो आपका मान बढ़ जाता है। होता है ना, कई बार जब हम अपने प्रेम के साथ, अपने हित मित्र के साथ, अपने श्रेष्ठ जन के साथ बैठते हैं या फिर हम जिसके साथ बैठते हैं उसके बैठने के साथ ही हमारे कारकत्व में वृद्धि हो जाती है, तो हम फूला ना समाते हैं और फिर हमारे भाव में, हमारे फल देने की क्षमता में, हमारे कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। बस यही बात है, आसानी से इसको समझिए। तो सबसे पहले अगर सूर्य और शनि को लेके आते हैं, ज्योतिष में ग्रह जो फल करते हैं वास्तव में वो एक ही ग्रह कई चीजों का कारक होता है, पर प्रमुखतया वो किसी एक और सर्वोत्कृष्ट तरीके से किसी एक चीज का बहुत ज्यादा कारकत्व या फिर वो उसके लिए बहुत ज्यादा
प्रचलित होता है। जैसे सूर्य आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा के लिए ज्यादा प्रचलित होता है, वैसे तो उनके गंभीरता से देखिएगा, इधर उधर ना जाइएगा और ना भटकने का काम करिएगा। तो मैं बता रहा था कि सूर्य आत्मविश्वास और व्यक्ति के धैर्य और गंभीरता के कारक होते हैं, धार्मिक तत्व के ग्रह होते हैं, धार्मिकता के प्रचलित रूप होते हैं। अगर सूर्य और शनि एक साथ बैठेंगे तो आपकी कुंडली में शनि का बल बढ़ जाता है, और वहां पे शनि को जैसे ही सूर्य का बल मिलता है तो शनि का बल, शनि का कारकत्व और शनि के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। तो हुआ ये कि आखिर सूर्य और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो शनि के ही बल में वृद्धि क्यों हुई? सूर्य को भी तो मिल सकता था, क्योंकि सूर्य तो पराक्रमी हैं, वो मजबूत हैं, धैर्य से युक्त हैं, धार्मिक ग्रह हैं। तो समझिएगा, ज्ञान का कटोरा अगर भरा हो ना तो वो छलकता नहीं है, और व्यक्ति की आत्मा जब बिल्कुल सर्वोत्कृष्ट होती है तो वो किसी भी प्रतियोगिता से परे हो जाती है। सूर्य धैर्य और गंभीरता का कारक होता है। वो नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके के प्रतियोगिता में अपने आप को डालूं, और वो नहीं चाहता कि मैं श्रेष्ठता को सिद्ध करूं। सूर्य आत्मा है और शनि क्रूड प्रैक्टिकलिटी का ग्रह कहा जाता है। शनि सिर्फ व्यवहार करता है और व्यवहारिक ग्रह होता है, और सूर्य सिर्फ धार्मिकता को और धार्मिकता के बल पर अपनी जीवन यात्रा को पूरी करते हैं। वो निश्चिंतता के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि निश्चितता के लिए जाने जाते हैं। शनि मंद गति का ग्रह है, वो आराम से और मंद गति से एक एक चीज को अच्छे तरीके से एनालाइज करने के बाद अपने प्रमाणों को सिद्ध करते हैं। और सूर्य एक निश्चित टाइम पे उठ करके और इस धरा को और इस ब्रह्मांड को आलोकित करने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि जब वो जैसे ही शनि के साथ प्रतियोगिता करते हैं, द्वंद्व करते हैं, तो अपने आप को वो ऐसा बना लेते हैं कि जाओ तुम ही बड़े हो जाओ, मुझे इस प्रतियोगिता से वंचित कर दो। क्योंकि जैसे ही ज्ञान का कटोरा भरता है वो मोक्ष के लिए भी लालायित नहीं रहता है। ये बात समझने वाली है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति वहीं अग्रसर होता है जहां ज्ञान थोड़ा सा कम है। क्योंकि अगर आप भागवत सुनते होंगे या भागवत में पढ़ते होंगे या कभी अगर धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, जो श्रेष्ठ भक्त होता है ना, वो ईश्वर से मोक्ष की भी मांग नहीं करता है। वो नहीं चाहता कि मैं आपके इस भक्ति का नमक का पान भी कर सकूं, क्योंकि जैसे ही मैं नमक का पान करूंगा मुझे आपके भक्ति का और उसके बदले मैं आपसे कुछ मांगना बैठूं। तो सूर्य एक सर्वोत्कृष्ट ग्रह होते हैं जो किसी भी प्रतियोगिता से परे होते हैं, और शनि सिर्फ व्यवहारिक और क्रूड प्रैक्टिकलिटी के ग्रह होने के कारण वो प्रतियोगिता में अपने आप को जिताने और जीतने के लिए ही जाने जाते हैं। वो प्रतियोगिता में जीतना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में आप किसी तीव्र ज्ञानी को रखिए एक ही मंच पे और किसी थोड़े से कमजोर और मूढ़ व्यक्ति को रखिए। जो मूढ़ व्यक्ति होगा ना, वो चिल्ला चिल्ला करके अपनी विद्वता को सिद्ध करना चाहता है, और जो तीव्र ज्ञानी है वो आसान धैर्य से युक्त होकर के और मीठी वाणी बोल करके, उसकी वाणी कभी भी कलुषित नहीं होती है, और श्रेष्ठता से अपनी बात को सिद्ध करते हुए उसमें वो जंग भले हार भी रहा हो लेकिन जीत उसी की होती है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से शनि यहां जीत जाते हैं और अपने फल को श्रेष्ठता से देने वाले हो जाते हैं। बस यही बात है। तो मुझे लगता है कि आप इन दोनों के बारे में समझ गए होंगे, क्योंकि वो आत्मा है, और जहां पे व्यक्ति आत्मा की सुनता है वहां पे उसका व्यवहारिक ज्ञान थोड़ा दबा सा हो जाता है, और आत्मा हार जाती है और व्यवहार जीत जाता है। व्यवहार इसलिए जीत जाता है क्योंकि ये ज्योतिष जहां पे आप फलादेश करने चलते हैं तो ये सिर्फ देश काल और पात्र को देख करके फलादेश करना होता है। इस वजह से शनि की वहां पे जीत हो जाती है और शनि जंग जीत जाते हैं। ये इसका एक
तर्क हो सकता है। आप और भी कई सारे तर्क लगा सकते हैं अपनी बुद्धि और क्षमता के आधार पर, लेकिन ये मुझे लगा कि इस तरीके से आपको समझाया जा सकता है। अगले ग्रह पे आते हैं। किसी भी भाव में बुध और चंद्रमा जब एक साथ बैठे हो ना, तो वहां पे चंद्रमा की जीत हो जाती है और चंद्रमा जीत जाते हैं। समझिएगा, चंद्रमा है चंचलता का ग्रह। चंद्रमा अत्यंत तीव्रता से किसी भी चीज को पार करने की उत्सुकता दिखाते हैं। चंद्रमा मन, मस्तिष्क और रोग के लड़ने की क्षमता का कारक ग्रह होता है। अगर चंद्रमा कमजोर रहा तो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को और मन को भ्रमित कर देता है, परेशान कर देता है। और बुध क्या है? बुध है स्टेबिलिटी का ग्रह। अगर व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर रहे तो वो एक जगह टिक करके काम कर ही नहीं सकता है, तुरंत तुरंत उसके मति और बुद्धि में परिवर्तन देखा जा सकता है। तो जैसे ही चंद्रमा को बुध का बल मिलता है, चंद्रमा अपने आप को धनी और यथेष्ट स्वीकार कर लेते हैं और चंद्रमा अपने फल को श्रेष्ठता से देने लगते हैं। बात समझ में आई? मतलब जैसे ही चंद्रमा कमजोर हो रहे थे और बाकी के अन्य ग्रहों को उनके साथ बिठाया जा रहा था, तो वो अपने आप को परिपूरित नहीं समझते थे। लेकिन जैसे ही बुध बैठा, चूंकि बुध क्या है, वो चंचल ग्रह होते हुए भी जवान ग्रह होता है, वो बचपना उसके अंदर है, और वो जैसे ही स्टेबल होता है चंद्रमा के पास जाकर के, तो चंद्रमा को बल अतिरिक्त मिल जाता है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं ही चलायमान है, तीव्रगामी है। और अगर बुध कमजोर हुआ कुंडली में, तो व्यक्ति को एक जगह टिक करके बैठने नहीं देता है, निर्णय को प्रभावित करता है और व्यक्ति के प्रयासों को फलीभूत नहीं होने देता है। तो जैसे ही चंद्रमा को बुध का सहयोग प्राप्त होता है, चंद्रमा जीत जाते हैं और अपने प्रभावों को अच्छे तरीके से और सकारात्मकता से देने वाले हो जाते हैं। बात क्लियर है? यहां पे किसी भी आप तर्कों को यहां भी रख सकते हैं अपनी बुद्धि और क्षमता के आधार पर, क्योंकि बुध अगर कमजोर रहा तो व्यक्ति चंचल बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर चंद्रमा कमजोर रहा तो व्यक्ति के दिमाग को एक जगह स्थिर और टिक करके नहीं रहने देता है। तो बुध के लिए और चंद्रमा के लिए विशेषतया जिस ग्रह के सपोर्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी वो बुध थे, क्योंकि जैसे ही बुध का सहयोग मिलता है, चंद्रमा अपने आप को स्टेबल महसूस करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि मैं अब परिपूरित हो गया हूं, मैं अब ठीक हो गया हूं, अपने फलों को मैं अच्छे तरीके से दे सकता हूं। यह बात है। अगले भाव में आते हैं, या फिर अगले ग्रह की बात करें तो शनि के साथ अगर मंगल बैठ जाए ना, तो मंगल का फल वृद्धि देने वाला हो जाता है, या मंगल के बल में वहां पे वृद्धि प्राप्त हो जाती है, मंगल का फल ज्यादा बढ़ते देखा जाता है। अगर इस चीज को आप सही से समझते हैं तो शनि मंद ग्रह है, वो धीरे धीरे एक एक चीज को गूढ़ता से और अच्छे तरीके से समझना चाहता है। और जिसकी कुंडली में मंगल अगर तीव्र हो ना, तो व्यक्ति क्रोधी होगा, गुस्सा करने वाला होगा, परिणाम को जल्दी प्राप्त करने वाला होगा। भागिएगा मत, बीच से बता रहा हूं, बिल्कुल बन के रहिएगा। तो शनि और मंगल, शनि हुए मंद ग्रह और मंगल हुए तीव्र ग्रह। इन दोनों की स्थितियों को समझिए तो जिसकी कुंडली में मंगल की मजबूती होगी ना, वो बहुत तीव्र चलायमान होता है, तीव्रता से अपने परिणामों को प्राप्त करना चाहता है, चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरा परिणाम तो दे दो भाई। उसके माथे इंतजार नहीं सह पाता है मंगल। अगर व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम बस स्टॉप पे खड़ा रहो, और अगर उसकी कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा प्रबल हुआ ना, वो बार बार बस की तरफ देखता है, बार बार सड़क के दूसरी तरफ जाकर के बस के आने का इंतजार उससे होता ही नहीं है। अगर इंटरनेट पे कभी प्रकाशित हो रही हो कोई परिणाम, तो व्यक्ति अगर इंटरनेट का साइट स्लो है तो उससे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता है, वो बेचैन हो जाता है। ये मंगल के कारण होता है। अगर सामने वाला कोई चीज दर्शन कराना चाहता हो और मंगल की उग्रता उसके अंदर बहुत ज्यादा भर भर के हो ना, तो व्यक्ति आतुर हो जाता है। अपने प्रेमिका को देखने की जो जल्दबाजी मंगल में देखी जाती है, वो किसी ग्रह में नहीं देखी जाती है। आपको और सतह से और सरलता से समझाने का प्रयास करता हूं। जिस तीव्र उत्कंठा को रखने वाला ग्रह मंगल होता है, ऐसी उत्तेजना किसी भी ग्रह में नहीं देखी जाती है। वो इतना ज्यादा उग्र है कि परिणाम न मिलने पर, और परिणाम मनोनुकूल हो या ना हो, उसे बस इंतजार नहीं करना है, मुझे जल्दी ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। और शनि है मंद ग्रह, तो शनि और मंगल जब एक साथ आते हैं
तो मंगल अपने आप को स्टेबल कर लेता है और वो ये सोचता है कि चलो मेरी तीव्रता में थोड़ी सी बैलेंस तो बनी, मैं अपने आप को कुछ मजबूत और हल्का फुल्का तो महसूस कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान है अपने तीव्रता से, तो शनि उसमें मंद दे देते हैं। और ये प्रबल रूप से वास्तव में देखें तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के प्रबल शत्रु होते हैं। तो शनि ने मंगल की तीव्रता को काटा, तो मंगल के फल की स्थिति जो है वो अच्छी हो गई जातक के लिए। वास्तव में जातक अपनी तीव्रता के कारण रोगी बन बैठा था, वो रोगी हो गया था अपनी तीव्रता के कारण। वो परेशान है ना, वो नहीं चाहता है कि मैं इतना उत्सुक और ईगरनेस मेरे अंदर रहे, लेकिन जैसे ही शनि का उनमें आलंबन मिल जाता है, मंगल अपने फलों को अच्छे तरीके से देने वाले हो जाते हैं। बस यही बात है। अगर बात समझें तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक अत्यंत तीव्र और दूसरा थोड़ा मंद, जिसने उसे बैलेंस किया। तो प्रभाव किसका दिखा? तो जैसे ही मंगल को शनि का बल प्राप्त हुआ या सहयोग मिला, मंगल फूला न समाये और उनके पराक्रम की तीव्रता में बैलेंस हो जाता है। वो अपने फल को अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी के साथ देने लगते हैं। बात समझ में आई? अब अगली पे आते हैं। यहां मैंने आपके किसी भी भाव में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों। अब ये बात बहुत ज्यादा समझने वाली है, क्योंकि गुरु तो ज्ञान है। अब भागिएगा मत बीच से, गुरु ज्ञान है और चंद्रमा है मन। अगर ग्रहों को समझना है ना, तो ये देख लीजिए कि वो किस चीज का कारक है। वास्तव में उसको जो विभाग दिया गया है वो कौन सा दिया गया है। आप की कुंडली में कितने भी प्रकार के राजयोग और योग बने हुए हों, अगर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कमजोर हुई ना, और मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है कि राजयोगों का फल क्यों नहीं मिलता है, उसका थंबनेल है वो। तो अगर कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर हुई, अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हुई, अगर चंद्रमा कमजोर हुए और शुभ ग्रहों की स्थितियां कमजोर हुई, तो राजयोग का फल थोड़ा कम और नेगेटिव या कम तरी से मिलता है। लेकिन अगर बात यह होती है कि गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठते हैं, तो चंद्रमा अपने फल को तीव्रता से, अच्छे तरीके से और मजबूती से, और अपने फल के बल को वृद्धि में रखने वाले होते हैं। अब इसको अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे? तो वास्तव में गुरु तो सब कुछ है ना, यश है, कीर्ति है, सम्मान है, प्राण है, प्रतिष्ठा है, यशस्वी है, सुख है, ज्ञान है, दुख नहीं है, वो सुख का कारक है, वो धार्मिकता का ग्रह होता है, जिसके पास संपूर्णता से सारी चीजें होती हैं, जिसके पास बलिष्ठ भुजा है, जो तीव्र है, जिसके नेत्र सुंदर हैं, जिसकी भुजाएं बिल्कुल सौभाग्यशालिता को धारण करने वाली हैं, जो देखने से मोहित हो जाता है किसी को भी, अगर कोई वो देख ले तो उसे, उसकी भुजाएं बिल्कुल भीमकाय है, सफेद वस्त्रधारी है गुरु, और जो सिर्फ ज्ञान के पीछे लालायित रहता है, किसी भी प्रकार के भौतिकता से युक्त न रह करके और जीवन के आध्यात्मिक सुखों का प्रणेता होता है गुरु। और जैसे ही उसमें मन का लगना हो जाता है ना, और जैसे ही चंद्रमा जो कि ये चाहते हैं कि मैं अकेला मन हूं, और जैसे ही मन को सभी प्रकार के सुखों का और सभी प्रकार के विद्वता का, सभी प्रकार के यशस्विता का, सभी प्रकार के बीमारी से हटने का और रोग जनक बीमारियों से हट जाने का, जहां पे रोग है ही नहीं, जो निर्वैर है, जो निराकार है, जो निर्विकल्प है, जो निरीह है, उसका सहयोग जैसे ही चंद्रमा को मिलता है, ये चंद्रमा बलवान हो जाते हैं और अपने फल को तीव्रता से और अच्छे तरीके से देने वाले हो जाते हैं। मतलब मन ने किसको ढूंढा? मस्तिष्क ने किसको ढूंढा? किसको? तो उसने एक ऐसे ग्रह के साथ अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहा, जिसके पास वास्तव में उस संदूक की चाबी है, जहां से ही आत्मविश्वास निकलता है, जहां से ही मन निकलता है, उस संदूक से ही जिसकी चाबी गुरु के पास है, जो मालिक है सभी चीजों का। अगर गुरु कुंडली में मजबूत हुए तो 1 लाख से भी ज्यादा दोषों का शमन कर देते हैं, याद रखिएगा ये बात। इसी वजह से मन ने सबसे पहले एक ऐसे ग्रह को ढूंढा जिसके पास सब चीज है, तो वो है गुरु। तो जैसे ही गुरु का सहयोग मिल जाता है, चंद्रमा बलिष्ठ
और बलशाली हो जाते हैं और अपने भाव को और भाव के फल को तीव्रता से देने वाले हो जाते हैं। बस सीधी सी बात है। अब अगले भाव पे आते हैं। अब आते हैं अगली, शुक्र और चंद्रमा की उपस्थिति अगर कुंडली में एक साथ किसी भी भाव में हो तो क्या होगा। अगर जैसे ही शुक्र क्या है, शुक्र है भौतिकता का कारक। ध्यान से समझिएगा, शुक्र किसी भी जातक को इस भौतिकवादी युग के अंदर प्रलोभित करने की क्षमता रखता है। लेकिन उसे चाहिए क्या। अगर मैं हूं या फिर एक साक्षात तीव्र ज्ञानी पुरुष है, अगर वो दिव्य संत है तो उसके ऊपर शुक्र का प्रभुत्व थोड़ा कम देखा जाएगा। या फिर जो दिव्य पुरुष हैं, जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके ऊपर शुक्र का प्रलोभन थोड़ा कम काम करेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में उनका मन उन्होंने निग्रहित कर रखा है। उनके मन के ऊपर उनका भाव स्पष्ट है और वो अपने मन को जीत बैठे हैं। इसी वजह से शुक्र का प्रभाव उनके ऊपर थोड़ा कम देखा जाता है। कारण, अगर आप एक संत को देखें तो वो किसी भी भौतिकता से युक्त ना होकर के बिल्कुल सात्विकता से और शुद्धता से अपने जीवन का निर्वाह करता है। लेकिन शुक्र चूंकि ये चाहता है, क्योंकि वो कारक है किस चीज का, वो भौतिकता का, वो सुगंध का कारक है, वो इत्र का कारक है, वो उपभोग का कारक है। वो ये चाहता है कि मैं समस्त कलयुग के प्राणियों के ऊपर काम का ऐसा तीक्ष्ण बाण चला दूं कि उनके मन के ऊपर और साधुता के ऊपर नियंत्रण ही ना रहे और वो मेरे वशीभूत हो जाएं। क्योंकि कामदेव ने तो यही चाहा था कि जो साक्षात शिव है मैं उस पे ही नियंत्रण कर लूं। तो क्या हुआ, चूंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और अंतर, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अगर समझें तो यहां पे ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है कि कामदेव ने, जो कि साक्षात शुक्र होते हैं, उन्होंने क्या चाहा कि मैं शिव को अपने वश में कर लूं। जो शिव किसके कारक हैं, चंद्रमा के अधिपति होते हैं, वो चंद्राधीश होते हैं। और उस शुक्र ने जैसे ही शिव के ऊपर अपना प्रभुत्व चलाने बैठा तो शिव ने क्या किया, उसका दोहन किया, उसके मान का मर्दन किया। और ठीक उस शुक्र की विजय कब होती है, जब वो चंद्रमा का साथ पा जाता है। बात समझ में आई? मतलब जैसे ही शुक्र ने किसी भी जातक के ऊपर उसके मन को और मन का सहयोग प्राप्त किया तो वो चाहता ही है कि मैं इसके मन को बांध लूं और उसके मन के ऊपर मेरा आधिपत्य हो जाए, तभी तो मैं उसे अपने वशीभूत करूंगा। मन क्या कहता है, मन ये कहता है मैं सुंदर चीजों का स्पर्श करूं। मन क्या कहता है, मन ये कहता है कि मैं अच्छी चीजों का पान करूं। दुनिया हारी जीभ से वो सिर्फ स्वाद लोलुपता के पीछे भागता है और शुक्र यही तो कराता है। वो सिर्फ स्वाद चखना चाहता है, बेहतर और अपने मन के अनुकूल वस्तुओं का। तो जैसे ही वो तब तक कमजोर था, उसके साथ सभी ग्रहों को बिठा करके दिखाया गया, गुरु को भी बिठाया गया। तो चूंकि गुरु ज्ञान होते थे तो शुक्र अपने आप को कमजोर समझता था। अरे नहीं नहीं, ये तो ज्ञानी है, ये तो मेरे प्रभावों को कम कर देगा। मंगल को बिठाया गया तो मंगल अपनी फुर्तीलेपन के कारण शुक्र से उसका तालमेल न बैठा, क्योंकि शुक्र अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था, वो काम के स्थिति को मजबूत करना चाहता था, और मंगल अपने पराक्रम के कारण वो बैठ ही नहीं पाता था। बुध चूंकि चंचल है, चंद्रमा चूंकि मन को भटकाने वाले होते हैं, और जैसे ही चंद्रमा का सहयोग मिल जाता है और जैसे ही शुक्र को चंद्रमा का साथ मिलता है, शुक्र अपने प्रभावों में वृद्धि देने वाले और अपने आप को मजबूत कर बैठते हैं और उसके ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं। क्योंकि मन पे अगर आपका वश हो गया तो शुक्र के बल को आप कम कर देंगे, लेकिन जैसे ही शुक्र को और बल मन का मिला, वो अपने फल में वृद्धि देने वाला हो जाता है। क्योंकि वास्तव में चंद्रमा के ऊपर शुक्र का नियंत्रण हो जाता है ना, क्योंकि मन ही उसके साथ चला गया और उसने जैसे ही मन को बांध लिया अपने पाशे में, तो अपने प्रभाव को वो ज्यादा और बेहतर तरीके से और अपने फल में वृद्धि दे देता है। बस यही बात है। मन कमजोर तो शुक्र की स्थिति मजबूत, और शुक्र का साथ जैसे ही चंद्रमा पाता है या चंद्रमा का साथ शुक्र जैसे ही पाते हैं, शुक्र मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि वास्तव में वो मन को ही बांध लेते हैं, अपने वशीभूत कर लेते हैं। और जातक अगर मन से हार जाता है
तो शुक्र की स्थिति को और शुक्र के झंडे को ऊंचा देखा जाता है। यही तो कहा जाता है मन को बांधो, नहीं तो शुक्र बली हो जाएगा। मन को बांधो, क्योंकि वो वास्तव में होता भी यही है कि शुक्र के साथ चंद्रमा बैठेंगे तो शुक्र के बल में वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए संत जन कहते हैं अपने मन को अपने वशीभूत करो, उसे निग्रहित करो, नहीं तो शुक्र बलवान हो जाएगा तो तुम्हें भौतिकता के पासे में और भौतिकता में बांध करके रख लेगा, और फिर तुम्हारे जीवन की यात्रा को वो कमजोर और भौतिकता से बांध करके रखने के कारण और होने के कारण तुम्हारे जीवन यात्रा को वो कमजोरी से साबित कर देगा। इस वजह से जैसे ही शुक्र को चंद्रमा का बल मिलता है, उपस्थिति होती है, शुक्र अपने आप को यशस्वी और श्रेष्ठ समझने लगते हैं। ठीक है, अब अगले पे आते हैं मंगल और गुरु। मंगल तीव्रता के कारक होते हैं और गुरु सब कुछ हैं। तो गुरु जब सब कुछ हैं तो वो थोड़े धैर्य से युक्त हो जाते हैं। अगर व्यक्ति ज्ञानी होगा ना तो उसके अंदर तीव्रता थोड़ी कम होगी, और व्यक्ति अगर तीव्र ज्ञानी होगा ना तो अपनी विद्वता को वो हर जगह सिद्ध नहीं करता है। ये बात सही है। और मंगल का सहयोग जैसे ही गुरु को मिलता है, गुरु फूला न समाते हैं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी आलस्य थी, उनके अंदर थोड़े से अपने प्रभावों को दिखाने की तीव्रता कम थी। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं कितना विद्वान हूं इस बात को समझाऊं। तो मंगल का बल मिल गया तो गुरु ने सोचा चलो मुझे जो चीज जिस चीज की कमी थी, कम से कम उस चीज का मेरे अंदर पान हो गया है, मैंने उस चीज को अपने अंदर रखने का भाव जागृत कर लिया है। और जैसे ही गुरु को मंगल का बल मिलता है, एक साथ आते हैं, गुरु अपने आप को और ज्यादा और अपने फलों को और ज्यादा तीव्रता से देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एकमात्र किस चीज की कमी थी, थोड़ी सी, क्योंकि वो इतने ज्ञानी थे कि अपने आप को विद्वान बताना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि वास्तव में जो सब कुछ जानता है ना, वो कभी कहता नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं, और वो न कभी चिल्ला करके बैठता है, वो शांत रहता है, लक्षण उसके युक्त होते हैं और श्रेष्ठ होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पराक्रम का बल मिलता है, वो अपने फल को और ज्यादा श्रेष्ठता से और तीव्रता से देने वाला हो जाता है। अगली स्थिति शुक्र और बुध की आती है। अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र और बुध बैठे हो ना, तो वहां पे बुध का बल बढ़ जाता है। अब यही विचार करिए, शुक्र और चंद्रमा यहां बैठे थे तो शुक्र का बल बढ़ा था, लेकिन शुक्र और बुध जब एक साथ बैठे तो बुध का बल बढ़ जाता है, शुक्र का नहीं। क्योंकि वास्तव में शुक्र जो है वो मन के चंचलता का कारण है, वो व्यक्ति को भोगों के प्रति आकर्षित करने का कारण है। वो ये चाहता है कि व्यक्ति अगर एक जगह पुस्तक खरीदना हो और एक जगह इत्र खरीदना हो, तो जिसकी कुंडली में शुक्र की मजबूती होगी वो इत्र खरीदने के पीछे ज्यादा भागेगा, और जिसकी कुंडली में गुरु की प्रबलता होगी वो पुस्तक खरीदने के पीछे ज्यादा भागेगा। आप प्रायः विचार करके देखिए, अपने आसपास जो लोग भी आपके साथ रहते हैं, एक ऐसे विद्यार्थी को आपने देखा होगा ना जो कोचिंग जाने से पहले खूब सजता है और बालों पे तेल लगाएगा, जेल लगाएगा, क्या क्या नहीं करता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो तीव्र ज्ञानी है, जो सिर्फ ज्ञान के पीछे भागता है, वो ना तो कभी अपने बेल्ट पे ध्यान देता है, ना चप्पल पे ध्यान देता है, ना अपने कपड़ों पे ध्यान देता है, और ना अपनी बालों पे ध्यान देता है। ना बालों पे किसी तरीके का क्रीम होता है, ना चेहरे पे किसी तरीके का आलेपन। वो सिर्फ पुस्तकों में समाहित होना चाहता है। और कोई ऐसा पुरुष जो सिर्फ अपने चेहरे पे और अपने जो दिखावापन होता है उस पे ज्यादा खर्च करता है। तो ऐसी स्थिति में कि शुक्र मन को भटकाने का कारण है और बुध स्टेबिलिटी दे देता है। तो जैसे ही शुक्र का बुध को सहयोग मिलता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठूं जो मेरा भेद ना करे। बुध चाहता है कि मैं स्टेबिलिटी का कारक हूं। अगर बुध आपकी कुंडली में मजबूत रहेगा ना, तो आपको एक जगह बैठ करके 5 घंटे 10 घंटे एक साथ मेहनत करा देगा, काम में निरंतरता दे देता है, लगातार और एक्यूरेसी देता है। बुध गणना का कारक होता है ना, तो गणना प्रिय बना देता है। और शुक्र ये चाहता है कि मैं ध्यान को भटका दूं, किससे? भौतिकता से युक्त, और भौतिकता का दर्शन करा दूं। लेकिन बुध चाहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो उसका जो शत्रु था प्रबल, जैसे ही उसके साथ आया
तो वास्तव में बुद्ध कहा कि चलो अब जब तुम मेरे प्रबल शत्रु थे, अगर तुम ही मेरे साथ आ गए तो मैं अब अच्छे तरीके से अपने फलों को देने वाला हो जाऊंगा। क्योंकि वास्तव में शुक्र क्या करता है? शुक्र करता है भौतिकता का दर्शन। शुक्र क्या कराता है? भौतिकता से सम्मोहन। तो बुद्ध चूंकि चाहता है कि मैं भटकूं नहीं, क्योंकि वो वास्तव में उसकी नेचर ही है भटकाव नहीं। जो भटकाव को पसंद नहीं करता है वो बुद्ध है। जो स्टेबिलिटी है वो बुद्ध है। जो चंचलता का दर्शन नहीं चाहता है, नहीं करना चाहता है, वो बुद्ध है। जो निर्णय को परिवर्तनशील नहीं बनाना चाहता है वो बुद्ध है। और जो लगातार मन के भटकाव का कारण बनता है वो चंद्रमा और शुक्र होते हैं। तो शुक्र का जैसे ही सहयोग मिल जाता है, बुद्ध अपने आप को श्रेष्ठ और मजबूत समझ बैठता है। और इस हिसाब से जैसे ही शुक्र का बुद्ध को बल मिलता है या एक साथ दोनों आते हैं, तो बुद्ध अपने प्रभावों में वृद्धि देने वाले और वहां पे बुद्ध के फल को देने वाले, अपने फल को अच्छे तरीके से देने वाले हो जाते हैं। मैंने जहां तक समझा है कि आपको एक एक ग्रह को किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठने के साथ जो फल वृद्धि होती है वो कैसे होती है, आप सिर्फ ग्रहों के कारकत्व को अगर समझ लेंगे तो आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी। कुछ इसी तरीके से ये कार्यक्रम मैं छोटा भी बना सकता था, लेकिन सोचा थोड़ा सा इसे विस्तार देकर के आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूं, ताकि आपको ग्रहों के कारकत्व और ग्रहों के वास्तविक परिमाप को आप समझ सके कि वो कैसे हैं और किस पैमाने में उन्हें रखा जाना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। तब तक के लिए कल एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार।